नमस्कार दोस्तों, पॉडकास्ट की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है और चुनाव चल रहा है ये कहें तो उसके साथ साथ ये भी कहना यहाँ ज़रूरी है कि चुनाव का प्रचार अब ख़त्म हो गया है। जी हाँ, समय देख लीजिए आप, ये 5:28 और इसके साथ ही चुनाव प्रचार अब लगभग खत्म और इसके बाद नरेंद्र मोदी नज़र आ रहे हैं उधर दक्षिण भारत में और धुनी रमाने पहुंचे हैं। हमेशा की तरह हर चुनाव में पहुंचते हैं, इस चुनाव में भी पहुंचे हैं, उसको लेकर भी खूब चर्चा हो रही है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी के नाम की चर्चा हो रही है तो उनकी सीट की चर्चा होना भी लाजमी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने 2014 में बनारस वो पहुंचने के बाद वो कहे थे कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है और इसीलिए मैं वाराणसी से चुनाव लड़ रहा हूं। वाराणसी ने नरेंद्र मोदी को दोनों हाथ लिया, यानी उनको जैसा उन्होंने कहा कि मैं माँ गंगा का बेटा हूं, उसी ढंग से वाराणसी ने उनको स्वीकार किया। वाराणसी को क्योटो बनाने की उन्होंने बात कही। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। 2019 में भी उन्होंने कुछ वादे किए, लेकिन अब 2024 के वादे क्या फिर से स्वीकार होंगे नरेंद्र मोदी के मतदाताओं को, एक बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी आखिर पहुंच जाते हैं सीधे दक्षिण भारत के आखिरी छोर पे। आप जानते हैं कि तमिलनाडु में कन्याकुमारी बिल्कुल आखिरी छोर है और बहुत ही नामी जगह है, फेमस जगह है इस लिहाज से भी, क्योंकि वहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने एक नहीं बल्कि 3 दिन तक रुक कर और ध्यान लगाकर वहाँ भक्ति में लीन होकर अध्यात्म का दर्शन पाया था। तो उस हिसाब से भी स्वामी विवेकानंद के उस रॉक मेमोरियल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच रहे हैं और वहाँ से शायद मीडिया का ध्यान आकर्षित करते हुए देश की जनता को अपनी तरफ आकर्षित और खासकर वाराणसी के मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी वाराणसी चुनाव हार रहे हैं? ये सवाल आज की तारीख में पूछे जा रहे हैं। वाराणसी की बात होगी तो फिर अयोध्या की बात भी होगी, इसीलिए अयोध्या पे भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले वाराणसी, और वाराणसी पे जाएं तो उससे पहले आपको हमारे साथी हमेशा की तरह आप जानते हैं पॉडकास्ट में हमारे साथ रहते हैं प्रशांत टंडन जी, और आज भी हमारे साथ हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और प्रशांत जी, पॉडकास्ट की दुनिया एक अलग दुनिया है और इसमें आपको हमको सुनने के लिए काफ़ी लोग इंतज़ार करते हैं, कहते हैं कि रोज़ आया कीजिए। इस पॉडकास्ट में क्या कुछ लेकर आप आए हैं? और सबसे बड़ी बात, थोड़ा सा मैं चर्चा कर ही दिया और मैं थोड़ी बात रख ही चुका हूं, क्या कुछ है? देखिए, उत्तर प्रदेश, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर जाता है और 13 सीट के चुनाव परसों होंगे। वहाँ पे लगभग पूरा राज्य का चुनाव हो चुका है और उत्तर प्रदेश ने कई वीआईपी सीट देखी हैं। रायबरेली की वीआईपी सीट देखी है, बनारस वीआईपी सीट है, प्रधानमंत्रियों की सीट, और इस वीआईपी सीटों ने खेल भी किए हैं। तो बनारस के बारे में तो हमको 4 तारीख को मालूम होगा, लेकिन देखिए, इंदिरा गांधी को रायबरेली बहुत प्यार करता था, लेकिन उसी रायबरेली ने राष्ट्रीय लहर के साथ जिस तरफ देश गया उधर रायबरेली गया और इंदिरा गांधी को 55,000 वोटों से रायबरेली ने हरा दिया। जी, बहुत दुख हुआ लोगों को, बाद में पछताए भी। फिर इंदिरा गांधी वहाँ से दोबारा जीती, फिर वो सीट छोड़ी भी। अब सोनिया गांधी वहाँ से थी अब तक, अब राहुल गांधी है। बनारस के लोगों का इम्तिहान है कि क्या बनारस अलग ढपली बजाएगा कि बनारस बाकी देश के साथ अपने आप को जोड़ेगा, ये देखना। एक और बात जो वीआईपी कंस्टिट्यूंसीज के बारे में देखी गई है राजीव जी, मैंने अमेठी रायबरेली काफ़ी कवर किया है। 2014 के चुनाव में मैं बनारस में था और 5-6 दिन के लिए था। तो वीआईपी सीट्स की एक ख़ास बात होती कि वहाँ पे जो जातिगत, धार्मिक, सामाजिक समूह के जो इक्वेशन होते हैं वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं। जी, जैसे वो काम करते दूसरी जगहों पे वैसा काम नहीं करते, क्योंकि वो एक राष्ट्रीय सवाल बन जाता है। बनारस भी वैसा ही राष्ट्रीय सवाल है। हालांकि वहाँ के अगर आप सामाजिक सोशल इक्वेशन देखेंगे तो नरेंद्र मोदी वहाँ मुश्किल में पड़ते दिखाई देते हैं।
अब देखना ये है कि ये क्या सोशल इक्वेशन जरा बताइए, क्योंकि सोशल इक्वेशन मतलब जातिगत जो वहाँ का जो वोटर्स जो हैं उनका समीकरण क्या है। जातीय समीकरण वाराणसी का जो है उसमें देखिए जो दलित करीब हैं 3.5 लाख तो मुस्लिम है वहाँ पे, जी देखिए। उसके बाद 1.25 लाख कुर्मी, 1.25 लाख यादव जी हैं, और उसके बाद 2 लाख SC वोट है, और 1.25 लाख भूमियार वोट है। तो जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो भूमियार हैं, अजय राय अजय बिल्कुल राय वो भूमियार हैं। तो उनको मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनको सारा वोट मिल जाएगा, क्योंकि वो जैसे मैंने कहा कि VIP कंस्टिट्यूंसी में ये जातिगत दीवारें थोड़ा ढह जाती हैं, जी लेकिन वो जाहिर सी बात है कि उनको मिलेगा। वो बनारस के लोकल है, विधायक रहे, और पिछली बार भी जब अरविंद केजरीवाल वहाँ से खड़े हुए थे तो भी वो खड़े हुए थे, और तब भी उनको अच्छे वोट। टोटल 16 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं वहाँ पे। जी, जी। 16 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं। और जो आप कह रहे हैं उसी में थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूँ कि दलित, यादव और मुस्लिम। मुस्लिम ये तीनों मिलकर 50% से ज़्यादा मतदाताओं की संख्या हो जाती है प्रशांत जी। जी मुस्लिम, दलित और यादव ये तीनों मिलकर, कुर्मी को जोड़ लीजिए तो वो 55 से 60 की तरफ बढ़ता है। और ये जो OBC और बाकी मतलब जो अगर अगड़ों और पिछड़ों में भी जाएं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अब जैसे जैसे ये चुनाव आगे बढ़ा है तो उत्तर प्रदेश में अगड़ों और पिछड़ों के बीच की लड़ाई भी इस चुनाव में देखने को मिल रही है। बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूँ राजीव जी कि अगर बनारस उसी दिशा में गया जिस देश में बाकी उत्तर प्रदेश या बाकी देश जा रहा है, तब ये सारे इक्वेशन एक्टिव हो जाएंगे। फिर जिस 50% की आप बात कर रहे हो, 50% मोदी जी का रास्ता बहुत कठिन कर देगा। ये बनारस इतना आसान नहीं है। दूसरी बात, जो जितना मैं जानता हूँ, बनारस में इस वक्त मतलब इस दौरान, इलेक्शन के दौरान बहुत टीमें गई हैं वहाँ पे, जी और बहुत ग्राउंड वर्क हुआ है। अपोजिशन पार्टी की तरफ से बहुत टीमें गई हैं, सिविल सोसाइटी की बहुत टीमें गई हैं, डोर टू डोर बहुत कैंपेन हुआ है। लोकल, जिसको कहते हैं ना हाइपर लोकल कैंपेन, भले ही वो अखबारों में, मीडिया में ना दिखाई दे, लेकिन बनारस में अंदर अंदर बहुत कैंपेन हुआ है। बहुत सी कर्नाटक की टीमें भी जो कांग्रेस की वो भी वहाँ थी, और जगह की जो सोशल मीडिया टीम्स हैं वो भी वहाँ थी। तो हो सकता है कि राष्ट्रीय मीडिया में वो सब चीज़ें रिफ्लेक्ट ना हो रही हो, लेकिन बनारस का समाज जो है वहाँ पे काफ़ी एक्टिवेट हुआ है। दूसरा एक और मज़ेदार बात है, बनारस में इस चुनाव के दौरान बहुत गर्मी है। आज भी दिल्ली का लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। बनारस में बिजली भी खूब कटती है जी, और इन दिनों भी कटी है बिजली। तो जो पावर कट्स हैं बिजली के, वो भी लोगों का गुस्सा, थोड़ा सा गर्मी और गुस्सा दोनों बढ़ा रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक समाज और भी है, बुनकर समाज जी। ये भी काफ़ी परेशान है, लगातार परेशान है, पिछले 10 साल से परेशान है। और ये जो देखिए, चाहे बुनकर समाज हो, चाहे युवा वर्ग हो, जहाँ रोजगार और बेरोजगारी की BSU लगातार सुर्खियों में रहा है, BHU रहा है सुर्खियों में। बिल्कुल, छात्रों के आंदोलन हुए हैं वहाँ पे, लड़कियों के साथ बदसलूकी हुई है, वो सारी बातें और नाराज़गी है। और एक और वर्ग जो बहुत नाराज़ है, जो छोटा व्यापारी है वहाँ का। देखिए, बनारस एक धार्मिक जगह है, बहुत सारा टूरिस्ट और धार्मिक पिलग्रिम वहाँ पे जाता है। वो छोटे छोटे मंदिर, उनका रोजी रोटी उसी चलती थी। ये कॉरिडोर के नाम पे जो वहाँ पे बुलडोजर चले हैं, इसने भी लोकल स्थानीय लोगों को बहुत आहत किया है, बहुत नुकसान पहुँचाया और गुस्सा भी बढ़ाया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो कॉरिडोर बनाने और देखिए, तो जो डेवलपमेंट की बात होती है वो आप घाट के इर्द गिर्द या आप काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर जो है उसके इर्द गिर्द ही दिखाई देते, लेकिन उसके बाहर यानी अम्ब्रेला से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए तो आपको दिखाई देता है कि वाराणसी के लोग कितने नाराज हो सकते हैं। 5 विधानसभा है इस वाराणसी लोकसभा में, और 5 के 5 विधानसभा में अगर देखा जाए तो परिस्थितियां 2019 वाली नहीं दिखाई देती हैं। और डेवलपमेंट का मतलब लोगों को रोजगार देना है। डेवलपमेंट का मतलब लोगों की खुशहाली है। डेवलपमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ टूरिस्ट के लिए बना दें आप, कि टूरिस्ट जाए उसको सब सुविधाएं मिलें।
जी और जो स्थानीय लोग हैं जो वहाँ सदियों से रह रहे हैं, वो नौकरी के लिए और अपने दाने धाने के लिए मोहताज हो जाएं, ये कौन सा डेवलपमेंट है? डेवलपमेंट का मतलब लोगों का कल्याण है, स्थानीय लोगों का कल्याण है। उनकी कीमत पे आप कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकते। ये जो डेवलपमेंट की अवधारणा है, ये बड़ी दिक्कत है मोदी साहब की। जी। एक बात ये भी कह रहे हैं लोग कि अगर वहाँ पर अजय राय की जगह अगर कोई और नामी गिरामी चेहरा अगर दिया जाता, हो सकता है प्रियंका गांधी आ जाती, या जैसे 2014 में अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़े थे, ऐसा कोई चेहरा आता तो शायद और भी ज़्यादा मुश्किल होती नरेंद्र मोदी के लिए। आपको लगता है कि ऐसा अजय राय में वो इम्पैक्ट नहीं है? देखिए, मुझे लगता है ऐसा कि ये बड़ा रणनीतिक फैसला रहा होगा। ऐसा नहीं कि सवाल विपक्षी पार्टियों के सामने नहीं था, जी बिल्कुल रहा था, बिल्कुल था। और इस सवाल को उसी तरीके से डील किया गया कि राहुल गांधी अमेठी क्यों नहीं गए। एक सीट पर विपक्ष इतना फोकस नहीं करना चाहता था ताकि मुद्दे जो बेरोजगारी के, संविधान के, आरक्षण के, महंगाई के, ये जो मुद्दे हैं ये पीछे चले जाते हैं। जी तो मेरे ख्याल से विपक्ष के सामने ज़रूर सवाल आया होगा और उन्होंने बहुत ठंडे दिमाग से फैसला लिया होगा कि इस इलेक्शन को भी अमेठी के इलेक्शन की तरह जितना लो प्रोफाइल रखा जाए, जितना लोकल रखा जाए, उतना अच्छा है, उसमें वो कामयाब रहे। सही आप कह रहे हैं, उसमें कामयाब रहे। और लेकिन पूरा फोकस है। देखिए, प्रियंका गांधी डिम्पल यादव के साथ पहुंचती हैं, उसके बाद अखिलेश यादव पहुंचते हैं राहुल गांधी के साथ। तो इन लोगों ने पूरा फोकस रखा हुआ है। और आप बता ही रहे हैं कि अलग अलग टीमें जा रही हैं, चाहे वो कर्नाटक से कांग्रेस की जो टीम है, पूरी कर्नाटक की टीम वहाँ लगी हुई है, छत्तीसगढ़ की टीम है, छत्तीसगढ़ की टीम लगी हुई है, खुद भूपेश बघेल वहाँ दिखाई दे रहे थे। और अभी हमने ये भी देखा कि एक ओम शंकर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं बीएचयू में, और बीएचयू कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में परेशानी के कारण और उसको डेवलप करने के हिसाब से उसमें बहुत सारी उनकी डिमांड है, उसके कारण वो आमरण अनशन पे थे। तो राहुल गांधी ने भी उनसे बात की, भूपेश बघेल खुद मिलने गए। तो वहाँ के जो लोकल स्तर पे जो मुद्दे हैं या जो परेशानियां हैं, उसको ये लोग बहुत नज़दीक से और गंभीरता से ले रहे हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। यानी वाराणसी को छोड़ा नहीं है कांग्रेस ने और न ही उधर समाजवादी पार्टी ने। एक और अच्छी चीज़ जो दिखाई दे रही है प्रशांत जी, वो ये कि पूरा का पूरा जैसे जैसे चुनाव चढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, उत्तर प्रदेश का खासकर, अखिलेश यादव में एक अलग तरह का उत्साह दिखाई दिया। जी बिल्कुल। और एक और इसमें जोड़ूंगा कि देखिए, बनारस आता कहाँ है? बनारस आ रहा है राजीव जी पूर्वांचल में। पूर्वांचल बीजेपी की बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग पिच नहीं है। वहाँ कम्युनिस्ट आंदोलन की भी ज़मीन रही है, वहाँ बहुजन समाज पार्टी का भी आधार है, जो कि अब शिफ्ट होगा जी कांग्रेस या समाजवादी पार्टी में क्रमशः। उसके बाद वो समाजवादी पार्टी का भी वहाँ पे आधार है, खुद आजमगढ़ की सीट भी उधर ही आसपास है बनारस के। जी तो बनारस एक आइलैंड नहीं है, वो चारों तरफ से जो बयार चल रही है, वो हवा के झोंके बनारस में भी आएंगे, उसका प्रभाव होगा। हालांकि वो एक राष्ट्रीय मुद्दा है कि प्रधानमंत्री की सीट है वो, तो एक ये इसीलिए तो हम भी चर्चा कर रहे हैं। ये उसका एक वो रहेगा असर उस बात का कि प्रधानमंत्री की सीट है। तो इसलिए वहाँ पे हो सकता है कि ये चीज़ें थोड़ा डिफ्यूज़ हो, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से खतरे के बाहर है। ये बहुत बड़ी बात है और ये लगातार मैं भी चर्चा कर रहा हूँ। इसलिए इस पॉडकास्ट को अभी लाने का मेन मकसद यही है कि खतरे से बाहर नहीं है नरेंद्र मोदी। देखिए, आप जानते हैं कि मैं रायबरेली से हूँ जी। मैं वहाँ पे था और छात्र था, लेकिन हमारे घर में क्योंकि राजनीतिक माहौल था, किसी को ये अंदाज नहीं था कि इंदिरा गांधी रायबरेली से भी हार सकती है। रायबरेली के लोगों को ये अंदाज नहीं था जी। बल्कि जब रिज़ल्ट आ गए तो मुझे याद है कि वहाँ पे यशपाल कपूर भी थे और लोग भी थे, शायद माखन लाल फोतेदार भी थे, वहाँ पे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी भी थे। उस वक़्त किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो इंदिरा गांधी को फ़ोन करके बताएं। वहाँ के जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, विनोद मल्होत्रा शायद,
उन्होंने बताया इंदिरा गांधी को फ़ोन करके कि जी रिजल्ट आ गया और और आप पक्ष हार में- गई हैं। आपके पक्ष में नहीं गया, 55,000 से आप हार गई। तो बनारस में भी इस तरीके का बात आ सकती है। किसी को अंदाज रायबरेली में नहीं था कि इंदिरा गांधी हार सकती हैं। और इस इलेक्शन के बारे में देखिए, हम लोग तमाम सारे नए नए सेफोलॉजिस्ट पैदा हो गए। जो सेफोलॉजिस्ट नहीं हैं उनके भी बयान आ रहे हैं। जिन्होंने सर्वे नहीं किए वो भी एक फिगर दे रहे हैं सर्वे जैसी। जी। एक अंडर करंट है इस चुनाव में। वोट कम ज़्यादा हुए हैं पर वोट परसेंटेज बढ़ा है। चुनाव आयोग को लेके एक अलग अविश्वास का माहौल है। लेकिन एक नेशनल ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि एक अंडर करंट है, गुस्सा है। जितना हम लोग बाहर गए हमने जी, देखा है। जी। वो अंडर करंट क्या शेप लेता है, कितना बड़ा शेप लेता है, नहीं कह सकते। क्या पता राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो सच निकल आए। और अगर वो सच निकलती 150 सीट बीजेपी, तो उस सुनामी में बनारस बच नहीं पाएगा। अगर 150 सीट राहुल गांधी जो कह रहे हैं और 143 सीटें कह रहे हैं अखिलेश यादव, अगर ऐसा होता है तो आप सही कह रहे हैं, फिर उस सुनामी में वाराणसी क्योंकि ये नरेंद्र मोदी अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे। राजीव जी ये चुनाव ना मुझे 77 के चुनाव की याद दिला रहा है कि जनता चुनाव लड़ रही है और हम देख भी रहे हैं। हाँ, हम लोग तो बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। तो अगर वो 77 की दिशा में चुनाव जा रहा है तो फिर तो ये सुनामी होगी। और सुनामी में इसका एक कारण भी लगता है प्रशांत जी। आप देखिए, जो बीजेपी के सपोर्टर वोटर हैं वो या तो निकले नहीं, उनमें से एक बड़ा वर्ग है जो निकला ही नहीं वोट देने के लिए। एक तो ये हो गया। दूसरा, जो एंटी बीजेपी है और जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं जो इधर उधर समय के हिसाब से आते जाते रहे हैं, उनका भी एक बड़ा वर्ग है। 10 से 15% फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं। 2014 के वोट पैटर्न को देखिए, बीजेपी को मिले हुए वोट, और 2019 के वोट पैटर्न को देखिए आप, तो लगभग 10 से 15% का इजाफा हुआ 2019 में। कई सीटों पे आप देखिए, अगर उसको आप देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं वो वहां से वापस आ चुके हैं, यानी वो मोदी जी के उस डायलेमा से बाहर निकल चुके हैं। देखिए, बहुत बड़े परसेंटेज की ज़रूरत नहीं होती है सरकार या इधर से उधर होने में। राजीव गांधी के पास 414 सीटें थी जी। 414 से उस इलेक्शन में 89 का इलेक्शन। 89 के इलेक्शन में वो 197 197 पे आ गए। 197 पे आ गए। कुल वोट कितना घटा? 9.5% कुल। तो 9.5% के वोट शेयर घटने पर तस्वीर बदल गई। आज कांग्रेस के पास 19% वोट है। 26% 27% वोट पे तो कांग्रेस ने सरकारें बनाई हैं। तो 6% 7% वोट अगर कांग्रेस का बढ़ता है, उसी रेशियो में बीजेपी का भी घटता है। जी। तो ट्रेंड, डेटा का ट्रेंड ये बताता है राजीव जी जी। कि बीजेपी ज़्यादा परसेंटेज वोट शेयर गेन करके उतनी सीटें नहीं लाती है जितना कि कांग्रेस लाती है। क्योंकि कांग्रेस का स्प्रेड बहुत बड़ा है, कांग्रेस की भूगोल बहुत बड़ा है। बीजेपी कॉन्सेंट्रेटेड है नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में। तो अगर, और ये कहा जा रहा है कि 8 से 10% कांग्रेस को गेन हो सकता है अगर शिवसेना वाला वोट, समाजवादी पार्टी का वोट, अलायंस का वोट अगर मिलता, आम आदमी पार्टी का वोट अगर कांग्रेस की तरफ जाता है, तो ये कांग्रेस को ठीक ठाक परसेंटेज गेन दे सकता है। और बाकी जो कांग्रेस की अपनी परफॉर्मेंस है, तो अगर कांग्रेस को 28 से 30% वोट आ रहा है इन गेंस की वजह से, कि अलायंस का 5-7% गेन और कुछ अपना गेन, तो फिर 30% में तो कांग्रेस काफ़ी 125 सीटें, फिर ज़्यादा ज़्यादा सीटें, ज़्यादा फिर ज़्यादा सीटें।
और कांग्रेस अगर 125 सीट आप ज़्यादा कह रहे हैं और मैं भी उम्मीद कर रहा हूं ज़्यादा की ही, लेकिन 125 सीटें 115 से ऊपर अगर कांग्रेस लेके आती है तो ये मान के चलिए कि नरेंद्र मोदी या उनकी पार्टी सरकार बनाने नहीं जा रही है। हाँ, कांग्रेस का ट्रिपल डिजिट में आना बीजेपी के लिए बिल्कुल आखिरी कील है। बिल्कुल नहीं, उसी रेशियो में बीजेपी घटेगी, क्योंकि कांग्रेस की ही सबसे ज़्यादा जो सीधी टक्कर बीजेपी के साथ है। तो आमने उसी- सामने की लड़ाई आमने है। सामने की लड़ाई है, तो उसी रेशियो में बीजेपी भी घटेगी। बिल्कुल। देखिए 50 सीटें थी, 52 सीटें थी पिछली बार, और अगर इनकी उस 52 सीटों में ही अगर हम जोड़ देते हैं, अगर 60 सीटें 70 सीटें बीजेपी कांग्रेस की, तो 70 सीटें कांग्रेस किससे जीतती है? वो जीत रही है बीजेपी से। 70 सीटों से तो कांग्रेस पहले ही बीजेपी को यहाँ पछाड़ती है। जी जी। उसके बाद फिर बीजेपी जाती है दूसरे राज्यों में। उत्तर प्रदेश में जाइए तो समाजवादी पार्टी से भी बीजेपी को टकराना है, बिहार में जाइए तो उसको तेजस्वी यादव से भी टकराना है, महाराष्ट्र में जाइए तो उसको उद्धव ठाकरे से भी टकराना है। ऐसी सीटें तो और हैं। कुछ एक स्विंग सीट हैं, जैसे मान लीजिए कि अयोध्या की सीट है। जी, अयोध्या की सीट भी बड़ी रोचक बहुत सीट है। रोचक है, बहुत वेरी इंटरेस्टिंग। रोचक सीट है। जी राम मंदिर के पीक में मूवमेंट के वो सीट कम्युनिस्ट पार्टी ने जीत ली थी। बिल्कुल। उसके बाद वो समाजवादी पार्टी ने जीती वहाँ पे सीट। जी तो अब वहाँ पे कहा जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं, कि अयोध्या की सीट भी आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए। लल्लू सिंह ने तो संविधान बदलने की बात कह दी थी, शायद ये भी है एक कारण। जातिगत इक्वेशन वहाँ पे इंडिया गठबंधन के पक्ष में है, और अगर कोई एक एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज़ चल रही है जी, तो अयोध्या में भी राम राम हो सकती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज शाम को जब हम न्यूज़ पॉइंट करेंगे तो उसमें अयोध्या पे भी एक फोकस्ड चर्चा ज़रूर करेंगे। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं कि अयोध्या में भी राम राम हो सकती है ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने कहा, क्योंकि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे का नारा जो है वो अब धीरे धीरे पीछे जा चुका है। जी जी। और चुनाव के शुरू होने के पहले मैं अयोध्या गया था जी और 2 दिन रहा था वहाँ। अयोध्या, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अयोध्या की वजह से पूरे देश में तनाव है, और अयोध्या में आप जाएंगे तो अयोध्या बहुत आराम से चल रही है, वहाँ कोई तनाव नहीं है। जी, वहाँ हिंदू मुसलमान आराम से रह रहे हैं, वहाँ पे वहाँ का जीवन सामान्य है, और वहाँ के बाकी मंदिरों में खूब लोग जा रहे हैं, और राम मंदिर में भी जा रहे होंगे। जी, तब वो बन रहा था, आखिरी स्टेज में था जब मैं गया था। तो अयोध्या बड़ी रोचक सीट रही है, और अयोध्या से भी देखते हैं कि क्या होता है। और अयोध्या का जो असर है वो फिर पूरे उत्तर प्रदेश में होगा। तो इसलिए मैं मान रहा हूँ कि देखिए, अब जो चुनाव जहाँ बचा है वो पूर्वांचल में है, तो अवध और पूर्वांचल के इलाके में, क्योंकि मैं वहाँ गया भी था, जी, कानपुर है, उन्नाव है, ये सीटें भी बहुत जी। अहम है। चुनाव वहाँ हो गए हैं लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत अहम है, वहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है, जैसे इक्वेशंस हैं। तो ये पूरा अवध और पूर्वांचल के एरिया में कांग्रेस के रिवाइवल की बात भी देखी जा रही है, और ये कांग्रेस की पुरानी ज़मीन भी रही है, अब कम से कम सेंट्रल यूपी। सही कह रहे हैं आप। ये सेंट्रल यूपी जो अवध का पार्ट आप बता रहे हैं, उसके बाद अगर जैसे हम आगे बढ़ते हैं बनारस की तरफ यानी पूर्वांचल की तरफ, पूर्वांचल की हालत हमने 2022 के विधानसभा चुनाव में देख लिया, बहुत अच्छी नहीं थी। 13 सीटों पे अभी चुनाव होना है, 7वां फेज़ जो है 1 तारीख को। और आज नरेंद्र मोदी की भाषा भी आपने सुन ली, जैसी भाषा में वो भाषण दे रहे थे, एक परेशानी उनके चेहरे पे झलक रही है। देखिए, मैं इसकी चर्चा तो हम लोग करते ही हैं कि उनकी भाषा की में कितना गैर मर्यादित है और नहीं करना चाहिए। महात्मा गांधी को भी नहीं बख्शा उन्होंने, जी, और ये कह दिया कि उनको कोई जानता नहीं था, अगर वो फिल्म ना आती तो। महात्मा गांधी 1931 के टाइम मैगजीन के कवर में थे, पूरी दुनिया की जी, पूरी दुनिया जानती है, क्या बताया जाए, 100 से ज़्यादा देशों में उनकी स्टैच्यू है। गांधी फिल्म आने से चर्चा में आ गए गांधी जी, बताइए। तो अब आज उन्होंने जो कहा है कि मैं 7 पुश्तों का क्या कि
खोद डालूंगा। खोद डालूंगा, ऐसे ही कुछ कहा है उन्होंने। तो ये धमकी भरी भाषा है। जी। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी की स्पीचेस को ना एक एग्जिट पोल की तरह भी देखता हूँ, एक बैरोमीटर की। उनका पारा कब ठंडा गर्म हो रहा है और कब वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि कई गलतियां उन्होंने इस पूरे कैंपेन के दौरान की हैं। और गांधी के बारे में भी ये बोलना भी गलती ही है। बिल्कुल। इसलिए गलती क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी आपकी तरफ देख रहा है, देश में भी तमाम सारे लोग हैं। देखिए, इस देश में जो भी आप कितना भी पोलराइजेशन कर लें, कितना आईटी सेल कुछ कर ले, ये देश बेसिकली है गांधी का देश। राइट। गांधी का जो स्थान है इस देश में वो कोई ले नहीं सकता। अगर आप गांधी के बारे में ऐसी बात बोलेंगे और उसका मजाक उड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि आपके ऊपर असर पड़ेगा उसका। तो इनके, मैं दोनों के, राजीव जी, मैं इस पर भी आपसे भी जरा व्यू चाहता हूँ कि दोनों का मतलब, एक नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के अलावा दूसरा कोई वहाँ पे कैंपेन का हमको दिखाई देता नहीं है। कहीं कहीं जेपी नड्डा, अमित शाह जी। इधर की तरफ से 3 लोग हैं नेशनल लेवल पे, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी। जी। फिर स्टेट लेवल पे तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, उधर ममता बनर्जी, इधर अरविंद केजरीवाल, साउथ में स्टालिन जी, और पश्चिम में ठाकरे, उद्धव ठाकरे। बिल्कुल। इन 7-8 लोगों को आप देखिए, एक भी ऐसी गलती आपको भाषणों में नहीं दिखाई देगी जो कि जो विवाद का कारण बनी हो। एक भी गलती नहीं। जबकि नरेंद्र मोदी साहब ने नोटों से भरे बोरों के साथ टेम्पो में बैठा दिया अंबानी अडानी को, और भी तमाम सारी ऐसी बातें उन्होंने बोल डाली, मुस्लिम लीग और मटन मछली, ये सब तो मटन मछली। तो मतलब भाषणों का मुजरा तक पहुंच गए। अब वो अपोजिशन लीडर मुजरा अपने तो आप में सेल्फ गोल, बहुत बड़ा सेल्फ गोल था, वो भी बिहार में जाके आप मुजरा शब्द दिक्कत इस्तेमाल क्या कर रहे की। हैं। देखिए, इसको जरा हम लोग इस ढंग से समझें कि देखिए, बीजेपी और कांग्रेस आपस में एक दूसरे के पॉलिटिकल राइवल हैं। जी। राहुल गांधी कुछ भी कहेगा, उसको बीजेपी के लोग उसको लेकर मीन में निकालेंगे, उसमें करेंगे, बिल्कुल जस्टिफाइड है। जो मोदी साहब कहेंगे राहुल गांधी करेगा। लेकिन जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, जो अखबारों में लिखते हैं, जिनकी अलग से राय होती है, वो अगर किसी चीज़ को उठाते हैं तो ज़्यादा डैमेज होता है इमेज में। मुझे लगता है कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी साहब ने ज़्यादा स्कोर हासिल किए हैं इमेज को डैमेज करने में। क्योंकि जो आपके इंडिपेंडेंट या न्यूट्रल इन्फ्लुएंसर्स हैं जी, वो गांधी के बारे में अगर आप ऐसा कहोगे, आपको इंडोर्स नहीं कर सकते। आप अंबानी को कहोगे कि ऑटो टेम्पो में बैठ कर पैसे ले, तो आपको इंडोर्स नहीं करेंगे। आप मुस्लिम लीग और मटन मछली और मंगलसूत्र और भैंस कहोगे, तो जो गंभीर आपके पास पीछे लोग थे, जो आपके लिए एडिटोरियल लिखते थे और अखबारों के मिडिल पेज पे आर्टिकल लिखते थे, वो अब आपके साथ नहीं है, वो हो भी नहीं सकते। और ऐसे लोगों को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे साहब, उद्धव ठाकरे, स्टालिन, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव ने कोई भी मौका नहीं दिया। एक गलती नहीं की। आप नीतियों को लेकर जरूर आलोचना हो रही है कि ये फ्री बीज बांटेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन इनके भाषणों में, इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इनके वक्तव्य में, इनके किसी भी कम्युनिकेशन में एक भी ऐसी गलती नहीं पाई गई जिसको लेकर अखबारों में, मीडिया में, इन्फॉर्म सर्कल्स में कोई बात हो। तो ये एक बड़ा आउटकम है इस पूरे इलेक्शन का। अगर अब, क्योंकि आज आखिरी चरण का मतदान खत्म हो गया, तो ये भी जरूरी बात, प्रचार खत्म हो गया जी, तो अब भाषण नहीं होंगे। तो ये हमको कह सकते हैं कि ये इस मामले में इंडिया गठबंधन का जो पूरा पहली जीत इंडिया गठबंधन ने हासिल कर ली है।
इस मायने में जो आप कह रहे हैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं कि इंडिया गठबंधन ने इस पूरे चुनाव में, देखिए 82 दिन का चुनाव है पूरा का पूरा, और इसमें से अभी तक जितने दिन निकले हैं 4 दिन अब बचे हैं और रिजल्ट आने में, लेकिन तब तक इंडिया गठबंधन ने एक गलती नहीं की, कहीं कोई गलती की गुंजाइश छोड़ी ही नहीं। अगर इनके लोगों ने अगर इधर उधर कुछ बोला भी तो उसको तत्काल इन्होंने खारिज किया है। अब एक जो मुझे ख्याल आ रहा है कि सैम पिट्रोडा का बयान, सैम पिट्रोडा से ले लिए, अब वो अमेरिका में जी है, उनसे इस्तीफा भी ले लिया इस्तीफा ले लिया। तो वो चुनाव के पार्टी नहीं थी, लेकिन चलो फिर भी मैं मानूं कि हाँ वो एक, हालांकि उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला था, वो अमेरिका का एग्जाम्पल दे रहे थे, लेकिन फिर भी चलिए सही गलत मायने नहीं रखता। लेकिन जो हमारे यहाँ पे जो इंडिया गठबंधन के प्लेयर्स थे जो रोज भाषण दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनकी तरफ से एक भी ऐसी गलती नहीं हुई। इसका मतलब है कि इनकी जो बैक एंड टीम थी राजीव जी, वो बहुत स्ट्रांग थी। एक और इम्पॉर्टेंट बात हुई कि ये पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोई ना कोई आकर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करता हुआ दिखा। कितने नेता आए इस बीच, आप देखिए, तो कांग्रेस पार्टी मजबूत भी होती गई। तो आप हर रूप से, आप अगर मोरली मजबूत हो रहे हैं, आपका मोराल बूस्ट होता ही होता है। आप शुरुआत में आप देखिए कि फाइनेंशियल इनके ऊपर जो अकाउंट सीज जो किया गया, वो परेशानियां देने की कोशिश हुई, लेकिन यहाँ कांग्रेस पार्टी उन परेशानियों से अपने आप को बाहर निकालते हुए उसका फायदा मिला है, मुझे लगता है उसका फायदा मिला है, क्योंकि हम लोग जब गए और कई महाराष्ट्र में भी और दिल्ली में भी मैंने सुना कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट लोग जिनकी कोई राय नहीं होती है, ना प्रो कांग्रेस है ना प्रो बीजेपी है, उनकी भी सहानुभूति थी कि भाई इनके पैसे बंद कर दिए, ये तो बुरी बात है। हाँ बिल्कुल, कई लोगों से बात हुई, कई लोगों ने ये कहा। और इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो संशय है, उनकी निष्पक्षता पर सवाल है, ये भी नुकसान कर रहा है बीजेपी को। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आना, फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर संशय बरकरार आज भी है, और उसमें जो कुछ भी जितनी चीज़ें भी आई हैं उससे लोग एजुकेट हुए, लोगों को पता चला। फॉर्म 17C लोग इकट्ठा करके अगर रख रहे हैं, और 4 तारीख की तैयारियां, जिस पे हम लोग कल एक पॉडकास्ट कर चुके हैं, आप उस मीटिंग में थे, और तमाम हमारे दर्शकों ने, हमारे साथियों ने, हमारे पॉडकास्ट लिसनर्स ने उस कार्यक्रम को खूब सराहा है, देखा है। कल वाला जो पॉडकास्ट अपना था, तो उसमें भी कैसे तैयारियां चल रही हैं वो आपने बताया। तो वो तैयारियां भी कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने जो किया है उसी से तो प्रभावित होकर, प्रभावित नहीं बल्कि उससे अलर्ट मोड में जाके, प्रभावित वर्ड सही नहीं है, लेकिन अलर्ट मोड में अगर सिविल सोसाइटी या वो वर्ग जो चाहता है कि देश का लोकतंत्र जीवित रहे, बचा रहे, और जो चाहता है कि संविधान के साथ छेड़छाड़ न हो, वो यहाँ पर दिल्ली में मुस्तैद दिखाई दे रहा था उस मीटिंग में। एक बात की और चर्चा करना चाहता हूँ। मुझे कई लोगों ने फ़ोन किए राजीव जी, चुनाव के दौरान भी, और लोगों ने याद दिलाया कि सतपाल मलिक का इंटरव्यू, और सतपाल मलिक के इंटरव्यू में लोगों ने कहा कि ये इंटरव्यू ने चुनाव को बदल दिया, और लोगों का संदेह था, बहुत से लोग ये बात कहते थे कि कुछ बड़ी घटना हो जाएगी, वो चुनाव फिर वैसे हो जाएगा जैसे 2019 में हुआ। बहुत से लोग कहते हैं, हालांकि ये कितना सच है कितना नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि वो इंटरव्यू ना होता तो शायद पता नहीं कुछ हो सकता था, वो एक कैविएट की तरह काम किया। हालांकि ऐसा संभव नहीं है। नहीं हो सकता है प्रशांत जी, ये भी हो सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें अगर पहले से, जैसे 4 तारीख के लिए अभी से तैयारी, जी, आप अचानक अगर 4 तारीख को, 4 जून को जिस दिन रिजल्ट आना है, उस दिन गड़बड़ियां हो रही हैं, और उस समय आप कहाँ से तैयार होंगे, कहाँ से इतने लोगों को जुटाएंगे, जबकि आज आपने तैयारी कर ली है। जी जी। तो ये चुनाव की ये भी बड़ी खास बात है, कोई ऐसा नेशनल बड़ा इवेंट, कोई बम धमाका, कोई ऐसा घटना नहीं हुई है। हाँ, हालांकि बम की खबर खूब आई है, लेकिन धमाके नहीं हुए। शुरुआत में लोग कहते पीओके पे हमला कर देंगे, मैंने कहा ऐसी चीज़ें इतना आसान नहीं होती हैं। तो चुनाव को पर एक संशय का वातावरण था। अब जबकि 36 घंटे बचे मतदान को, हम लोग कह सकते हैं कि ये मतदान पूरा इलेक्शन लोकसभा का बहुत शांतिपूर्ण, 1-2-4 घटनाओं को छोड़ के बहुत शांतिपूर्ण ढंग से निपट गया, कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई जिसमें कि बहुत सारे लोगों की
जाने गई हों और उसने चुनाव को प्रभावित कर डाला हो। जी। ये नहीं हुआ। तो चुनाव अपने मुद्दों पर हुआ। अपने मुद्दों पे हुआ, और लेकिन एक सबसे बड़ी बात उसमें ये भी है कि जनता के बीच कोई संशय रहे न रहे, नरेंद्र मोदी संशय के साये में दिखाई दिए, डर के साये में पूरा का पूरा पूरे चुनाव में दिखाई दिए। इसीलिए उनकी भाषा, हर तीसरे दिन उनके भाषण में कहीं ना कहीं परिवर्तन हम लोग देखे। लड़खड़ाते हुए नरेंद्र मोदी दिखाई दिए, और वैसे ही अपने क्षेत्र में भी वो, यानी संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लड़खड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिजल्ट जो भी आए। मुझे लगता है राजीव जी, कहीं उनके कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी में भी खामियां थी। रिजल्ट जो भी आए जी, लेकिन वो खामियां तो हम अभी भी गिना सकते हैं कि उन्होंने पब्लिक मीटिंग और इंटरव्यूज़ के डिस्कोर्स तो खैर टोन टेनर तो अलग था जी, लेकिन इंटरव्यू के फोरम का जो इस्तेमाल करना चाहिए था उनको, वो उन्होंने नहीं किया। तो उससे क्या हुआ कि वो इंटरव्यू का कोई इम्पैक्ट, 75-70 कितने इंटरव्यू हो गए, कोई गिनने बैठे 75 से ज़्यादा इंटरव्यू बताते हैं। वो 75 इंटरव्यू का एक भी इम्पैक्ट नहीं हुआ, बल्कि मीम्स बने, उस पर चुटकुले बन गए। आप प्रधानमंत्री का इंटरव्यू, राजीव जी, हम लोग पत्रकार रहे हैं और प्रधानमंत्रियों के इंटरव्यू भी किए हैं। जी, आप भी प्रधानमंत्री के साथ आपने ट्रेवल किया है विदेशों में। जी, तो प्रधानमंत्री का इंटरव्यू बहुत बड़ी बात होती है। किसी भी पत्रकार के करियर में प्रधानमंत्री का इंटरव्यू एक बड़ी बात होती है। उसके लिए तमाम होमवर्क होता है, सवाल लिखे जाते हैं, काटे जाते हैं, डायरेक्ट किया जाता है उनको, सब क्या जवाब मिलेगा उसका सप्लीमेंट्री तैयार किया जाता है। और अभी तो क्या है कि आप किस्सा सुनने जा रहे हैं और कहानियाँ लेके लौट रहे हैं। जी, तो इम्पैक्ट नहीं हुआ। जो प्रधानमंत्री के इंटरव्यू का इम्पैक्ट होना चाहिए था कि उस पर संपादकीय लिखे जाएं, हेडलाइन बने, देश में चर्चा हो जाए, स्टूडियो में बहसें शुरू हो जाएं कि ये क्या कह दिया। तो वो इम्पैक्ट नहीं कर पाए प्रधानमंत्री। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी में एक भारी गैप दिखाई दिया है मुझे। जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब वो गैप कितना वो भर पाते हैं और कितना अपने चुनाव को, खासकर जो 7वें फेज का चुनाव है, जिससे पहले वो मौन धारण करने के लिए स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंच गए हैं, और मीडिया भी पहुंच गया। मीडिया भी पूरा सुबह से वहाँ पे बिल्कुल तंबू गाड़ के वहाँ बैठा हुआ है। लेकिन ये देखते हैं अगले 36 घंटे में क्या कुछ होता है। और लेकिन चुनाव आयोग खामोश है। कांग्रेस पार्टी और उसके अलावा, कांग्रेस के अलावा डीएमके, वाम दल, सब अर्जी लगा चुके हैं, अर्जी लगा रहे हैं चुनाव आयोग के सामने, लेकिन चुनाव आयोग खामोश बैठा हुआ है। और इस पूरे चुनाव में चुनाव आयोग जो है वो कितना डाउन हुआ है, उसकी विश्वसनीयता कितनी गिरी है, ये हमने, आपने और हमारे तमाम साथियों ने देखा ही है। चुनाव के पहले ही सर्वे में आ गया था, और अब चुनाव के दौरान तो वो फिगर्स और ज़्यादा बड़ी हो गई होंगी चुनाव आयोग के प्रति विश्वास की या अविश्वास की। बिल्कुल। तो प्रशांत जी, इस पॉडकास्ट को अब समाप्त करें, और इतना तो साफ साफ दिखाई दे रहा है अपनी बातचीत से, और जो हम लोगों ने फील्ड में, हमारे जो संवाददाता हैं, बाकी लोगों से बातचीत के आधार पे जो जानकारी प्राप्त की है, उस आधार पर तो यही लगता है कि नरेंद्र मोदी की सीट, खुद की सीट वाराणसी, जिसे क्योटो बनाने का उन्होंने वादा किया था, वो सीट कड़ी टक्कर के साथ फंसी हुई है, फंसती हुई दिखती, ये दिखाई दे रही है। अब नरेंद्र मोदी का अध्यात्म कितना काम आता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। 4 जून को सबका इंतज़ार रहेगा, लेकिन 4 जून से पहले और 4 जून की तैयारियों में क्या कुछ और हो रहा है, ये पॉडकास्ट लेकर हम जल्दी आएंगे फिर। जी जी। और एक तो हम बना ही चुके हैं कि क्या क्या तैयारियां दोनों तरफ से हैं, बिल्कुल, जो दिखाई देंगी, वो दिखाई देंगी। लेकिन अब जो तैयारियां इम्प्लीमेंटेशन की ओर बढ़ रही हैं, यानी कि आप धरातल पर क्या कुछ करने जा रहे हैं, वो जैसे आता है हम पॉडकास्ट लेके आएंगे। तो दोस्तों, इस पॉडकास्ट में अब आज इतना ही, और बहुत शुक्रिया प्रशांत जी चर्चा में भाग लेने के लिए, पॉडकास्ट में भाग लेने के लिए। आप तमाम साथी जो जुड़े हुए थे, इस पॉडकास्ट को देख रहे थे, अगर आपको पसंद आया हो, हमारी चर्चा पसंद आई हो, तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो ज्वाइन बटन को भी दबाइए
दबाइए और ज्वाइन कीजिए चैनल को। उससे चैनल को थोड़ी आर्थिक मदद मिलती है। लेकिन बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग अच्छा साथ निभाते हैं, साथ देते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखते हैं, और चाहे पॉडकास्ट हो या हमारे दूसरे कार्यक्रम हो, आप सराहते हैं और एक परिवार की तरह आप लोग हमको अपने साथ जोड़ कर रखे हुए हैं। तो जोड़ कर रखे रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।